नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिहार से वोटर लिस्ट का शुरू हुआ शुद्धिकरण का अभियान 12 राज्यों में पहुंच चुका है और इसका जो सबसे बड़ा खौफ नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है घुसपैठियों के अंदर। पश्चिम बंगाल की तस्वीरों को जरा देखिएगा। वह एसआईआर के डर से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या कैसे पश्चिम बंगाल से वापस भाग रहे हैं और यह नजारा भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर देखा जा सकता है। बांग्लादेश बॉर्डर पर अचानक से भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में सवाल यही है कि जब एसआईआर के कारण बंगाल में घुसपैठिए बाहर हो रहे हैं तो फिर इस मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है? क्या वोट चोरी का मुद्दा इसलिए उठाया गया था ताकि घुसपैठियों को बचाया जा सके? सवाल यह भी है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण नेता घुसपैठियों को भी संरक्षण देने से गुरेज क्या वाकई में नहीं कर रहे और क्या वाकई में एसआईआर के जरिए एक ऐसा शुद्धिकरण हो रहा है जो अवैध भारतीयों को बाहर कर रहा है? आज बात इसी में। ये भारतीय नहीं है, ये ममता बनर्जी इनको दामाद बना के रखे। क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो ये बता देगा कि कितने वोटर फर्जी तरीके से वहां जोड़े गए और कितने वहां सही तरीके से बाहर निकल चुके हैं? और क्या वहां जो अवैध रूप से रह रहे थे उनको डर सता रहा है कि अगर वो अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आए तो फिर उनकी जिंदगी नर्क होगी? इससे ज्यादा बेहतर है बॉर्डर क्रॉस करके वापस वहां चले जाए जहां के वो मूल नागरिक है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता सीबी यादव जी और विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी। शुरुआत सीबी यादव जी आपके साथ। जरा बताइए, जो तस्वीरें बंगाल बॉर्डर से नजर आ रही हैं जहां सैकड़ों की संख्या में लोग वापस जा रहे हैं, क्या इसको आप सही मानते हैं कि बेहतरीन तरीके से एसआईआर अगर वहां एग्जीक्यूट हो, शुद्धिकरण हो तो एक बड़ा पैमाना ऐसा आ सकता है या तो वो बाहर जा चुका है या बाहर चला जाएगा? जी विजेंद्र जी, मैं कुछ आंकड़े रख रहा हूं। बेसिकली ये जो अवैध प्रवासियों की समस्या है, इस समस्या का समाधान दो तरीकों से है। एक, वहां से जो बाहर से आ रहे हैं उनको रोकने के लिए हमने क्या किया, क्या इच्छा शक्ति दिखाई। आपके पास पूरा गृह मंत्रालय, बीएसएफ, आईबी सब कुछ आपके पास है। और दूसरा, उनको वापस भेजने का आपने क्या कदम उठाए। मैं आंकड़े जो हमारी संसद में जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जो सवाल जवाब है, उनके आंकड़े विशेषकर मैं दर्शकों से सीधा बात करना चाहूंगा। इस देश का मीडिया बेसिक मुद्दों को छोड़ करके इन मुद्दों पर क्या करता है। पूरी बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। ठीक है। उसमें हमने निर्णय लिया 1998 में कि ये अवैध प्रवासी जो आ रहे हैं, घुसपैठ आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए तारबंदियां, फेंसिंग की जाए। 2004 तक जो ये फेंसिंग हुई वो 850 किलोमीटर की हुई। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान ये 1850 किलोमीटर की फेंसिंग हुई, मतलब प्रति ईयर लगभग 125 से 150 किलोमीटर पर ईयर, और 2700 किलोमीटर तक की फेंसिंग हो गई थी। ठीक है। अब उसके बाद पिछले 11 सालों में ये केवल 530 किलोमीटर की हुई है, केवल 530 किलोमीटर की। जो लक्ष्य हमको 2016 तक कर लेना था, फिर 2020 तक बढ़ाया। मतलब हम जानबूझ करके उस चीज को नहीं कर रहे हैं, हमारी प्राथमिकता में नहीं है। अब है, हमने वापस भेजने के लिए क्या हमारे पास डिपोर्ट और लीगल तरीके हैं। 2000 बस नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं। ये और बताइए, आंकड़ा कब तक का है, कब संसद में पेश हुआ था? ये 2024 तक का है। ये 2024 का। हाँ, संसद के आप टेली कीजिए, ये सवाल के जवाब के भीतर आए हुए आंकड़े हैं। और दूसरा, वापस भेजने का मैं आपको आंकड़ा बताता हूं और भी चौंकाने वाला है। बताइए। जब वापस भेजने वाला बांग्लादेशियों का कि अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया है, यूपीए गवर्नमेंट के दौरान प्रति ईयर 42,000 से लेके 55,000 तक अलग अलग सालों में, और टोटल ये लगभग 3.25 लाख लोगों को डिपोर्ट किया लीगल तरीके से। आप जान के चौंक जाएंगे, पिछले 11 सालों में कितना डिपोर्ट किया गया। पिछले 11 सालों में केवल और केवल 25,000 डिपोर्ट किए गए हैं। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मुद्दों, जो इस देश की मूल मुद्दे हैं, और इस देश का मीडिया भी
बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, आम जनता जिससे त्रस्त है उसकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन जानबूझ करके इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर यह समस्या भी है तो इसका एक लीगल तरीका है डिपोर्ट करने का। अच्छा, अभी आप कहां पर बात कर रहे हैं? अभी पार्टी के मंच पर बात कर रहे हैं सर? आप पार्टी के मंच पर हैं, मीडिया में हैं? मैं मीडिया में हूं और मीडिया ही आपको बोलने दे रहा है। तो मैं यही तो कर रहा हूं। मीडिया को क्यों दोष दे रहे हैं? दवाई का मुद्दा कहां उठाता है, बेरोजगारी का मुद्दा कहां उठाता है, महंगाई का मुद्दा कहां उठाता है? मीडिया मुद्दा अरे भाई, ये तो अपोजिशन भी नहीं उठा रहा। कभी वो एसआईआर उठा कर लाता है, कभी ईवीएम उठा कर लाता है, कभी वो कुछ उठा कर लाता है। अपोजिशन उठाता है क्या मुद्दे? ये वही एक बेसिक पृष्ठभूमि। अरे भाई, अपोजिशन उठाता है क्या मुद्दे? सीधा आए और मीडिया को गरियाना शुरू कर दिया सर। मीडिया पर ही खड़े होकर महंगाई पर चर्चा, कब बेरोजगारी पर चर्चा की? जो देश के सवाल है, देश के सवाल ये है। अरे भाई, देश का सवाल दवाई है, देश का सवाल कांग्रेस अभी किस पर कर रही है? आप देखिए, एक महीने बाद सीबी यादव जी, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, तो इन पे कोई मीडिया को दोष देना बंद कीजिए भाई। अपने अंदर झांक कर देखिए, मीडिया को दोष देना बंद कीजिए। अभी एक महीने बाद क्या करिए कांग्रेस? आपका शुरुआती क्या करिए कांग्रेस? अभी एक महीने बाद दिखाता है, जाकर एसआईआर पर मंथन कर रही है। आपसे सवाल करिए बेरोजगारी पर बात। मैं ये आंकड़े पूछा, आए नहीं और गरियाना शुरू कर दिया। अरे सर, आंकड़े अच्छे हैं शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, आंकड़े अच्छे हैं भाई। आपने ये आंकड़े अच्छे हैं, क्यों नहीं किया शैलेंद्र गुर्जर जी? आपको अध्ययन करना चाहिए था ना इसमें, जो शुरुआती पृष्ठभूमि में बताई उसके अंदर कि क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उनके पास पूरा का पूरा तो आप ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार वो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको भी ना बुलाऊं, इन्हें भी ना बुलाऊं, मैं एक अलग से प्रोग्राम करूं अपन अध्ययन करके? फिर तो आपकी जरूरत ही नहीं है सर, अगर सारा काम एंकर को ही करना है तो। शैलेंद्र गुर्जर जी, जो आंकड़े दिए ना सर, ये आंकड़े बता रहे हैं कि भाई शुद्ध रूप से बांग्लादेश के बॉर्डर को लेकर सियासत होती है, वरना अगर वहां वाकई में अवैध बांग्लादेशी हैं तो फिर उनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? और सीबी यादव जी के आंकड़े अगर सही हैं तो सिर्फ 25,000 डिपोर्ट हुए हैं, तो इसका मतलब अंदर है ही नहीं। फिर हो हल्ला क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं है, ये वहां से घुसपैठ कई सालों से चल रही है, आपको ये पता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता को राहुल गांधी जी को ज्ञान देना चाहिए, बल्कि यहाँ डिबेट में आकर बात रखने की जगह। अरे आप पहले राहुल गांधी जी को ज्ञान देते ना कि बेरोजगारी पे अनशन करें, बात करें, महंगाई पर करें, स्वास्थ्य पर करें, शिक्षा पर करें, भारत की नीतियों पर करें, कल्याणकारी योजनाओं पर करें, क्या कमियां हैं देश के विजन पे करें। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सिर्फ यही बोलते हैं, इनके लीडर्स कहीं नहीं बोलते। लॉजिकल बात लॉजिकल रहेगी। अगर आंकड़े सही हैं तो वाकई में चौंकाने वाली बात है और देश को पता होना चाहिए। आप बताइए कि बीते 11 सालों के अंदर सिर्फ 550 किलोमीटर की फेंसिंग क्यों हुई, बाकी के 1000 किलोमीटर की क्यों नहीं हुई? 530 बोलिए इसे भी। अच्छा, ये भी 530। ये भी 530। अब बताइए। देखिए, ये वाकई अगर कम हुई है तो निश्चित तौर पर इस पे गौर फरमाया जाएगा। और पहाड़ी इलाका तक भी आता है 4000। अरे सुन लीजिए, आप मत घबराइए, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके वोटर्स भाग रहे हैं, विपक्षी दलों ने जो, अरे आप सब लेके आते हो और यहाँ बोल रहे, आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, यादव जी आप बोल लीजिए और राहुल गांधी जी को संदेश दीजिए यहाँ से, राहुल गांधी जी को ज्ञान दीजिए। एक मिनट शैलेंद्र गुर्जर जी, अगर उनके वोटर हैं, शैलेंद्र गुर्जर जी, अगर उनके वोटर हैं तो फिर क्यों उन्होंने लाखों की संख्या में उनको डिपोर्ट किया? वो तो यहां स्थायी कर सकते थे, फिर क्यों हुए वो? और क्यों बीजेपी के शासन काल के बाद वहां सिर्फ 25,000 के आसपास डिपोर्ट हुए? क्यों हुए ऐसा? फिर तो करते थे मासिस में, क्यों नहीं हुआ? आप बताइए ना, कौन इसका विरोध कर रहा है एसआईआर का? कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल, तृणमूल कांग्रेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके मूल वोटर्स हैं। आप जानते हैं इन्होंने किस तरह से भारत में तुष्टीकरण की राजनीति की और किस तरह से उनको संरक्षण देने का काम किया है। आज अगर एसआईआर के माध्यम से उनमें खौफ पैदा हुआ है, आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है कि उनमें खौफ पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने खौफ पैदा कर दिया अवैध प्रवासियों में के दिलों में कि आप यहां से चले जाइए, आपका ये मुल्क नहीं है, आपको यहां फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इन्होंने बसाने का काम किया है। हमको उनके डिपोर्ट करके जो भी नियम कायदे हैं उन सबको फॉलो किया जाएगा। यादव जी आपसे ज्यादा नियम कायदे फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए। और आप देखिए जो अवैध प्रवासी हैं, अब उनमें डर बैठ चुका है। दोनों बात बहुत गंभीर है, बिल्कुल डर बैठ चुका है भाई। एक बार सबको पैनल का हिस्सा बना लेते हैं। एकलव्य, ये दोनों ही आंकड़े बहुत गंभीर हैं जो दिए गए हैं सीबी यादव जी की तरफ से, संसद का रेफरेंस देकर 2024 के साथ, कि भाई सिर्फ 520 किलोमीटर की फेंसिंग हुई, महज 25,000 को डिपोर्ट किया गया, जबकि यूपीए के कार्यकाल में 2700 से ज्यादा किलोमीटर की फेंसिंग हुई और लाखों की संख्या में डिपोर्ट हुआ। फिर कैसे दोष मढ़ सकते हैं? देखिए विजेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं कि ये जो सीबी यादव जी ने आंकड़े दिए हैं ये गंभीर इशू है, लेकिन इन्हीं आंकड़ों के बारे में जो हमारे देश के
माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने संसद के पटल पे ही बताया था कि किस तरह की प्रॉब्लम्स वहां पे फेस करी जा रही हैं। जब वहां पे फेंसिंग होती है तो किस तरह से उसका विरोध किया जाता है, और जो वहां पे जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है, तो वो किस तरह से एक अड़ंगा बनता है, वो भी एक समस्या है। तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ होने देंगे ना सर? अंदाज करें। बिल्कुल नहीं होने देंगे, और इसीलिए ये एसआईआर हो रही है। नहीं देखिए, माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात बड़ी अच्छी कही, आपके मीडिया को भी दोष दिया उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया है और इस देश का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है और जो नेतागण हैं वो बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते और इस तरह की बातें क्यों नहीं करते। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी हाल ही में बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है, वहां पे तेजस्वी यादव बेरोजगारी की बात कर रहे थे, नौकरियों की बात कर रहे थे, परंतु वहां पे राहुल गांधी जी पहुंचे और उन्होंने वोट अधिकार यात्रा करी, 16 दिन की यात्रा करी और वहां से 2 महीने के लिए गायब हो गए, और इलेक्शन के 1 दिन पहले वापस वोट चोरी पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। क्या उन्होंने बात करी? नहीं, क्या इनके जो सबसे सर्वमान्य नेता है, क्या उन्होंने कहा? जब जिस मुद्दे पर गंभीरता लगेगी उस पर डिबेट होगी। बेरोजगारी पर सैकड़ों डिबेट हो चुकी है, महंगाई पर सैकड़ों डिबेट हो चुके हैं, और मुझे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि सीबी यादव जी क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल से वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, तो अगर वो जा रहे हैं इसका मतलब ये कि वो इलीगल थे, और अगर वो इलीगल थे तो उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया क्यों नहीं हुई? देखिए विजेंद्र जी, ऐसा है कि इसी बीती 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बताया था कि एक सुनियोजित साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदल के एक हमारा राष्ट्रीय कैरेक्टर चेंज करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और उस वही जिम्मेदार है, वही बुला रहे हैं। नहीं विजेंद्र जी, एक सेकंड विजेंद्र जी, कल जो 300 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उनमें से कितनों ने इंटरव्यू देके बताया कि 15 साल पहले से वो यहाँ पे रह रहे हैं। 15 साल पहले किसकी सरकार थी? अरे कमाल करें क्लेवर जी, मैं कह रहा हूं कि अगर वो रह रहे हैं तो 11 साल से जो सरकार है, 11 साल से सरकार है ना सर, अब तक तो पूरा शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। तो जब बांग्लादेशी विजेंद्र जी, जब यहाँ पे अरे भाई 11 साल में सिर्फ 25,000 को ही निकाला गया, और मैं आंकड़े नहीं ले रहा हूं। जब इस देश में एनआरसी होती है, उससे पहले सीएए होती है, तब तो ये पूरा वर्ग एक साथ एकजुट होकर कहता है कि ये देश में नहीं किया जा सकता। इनको इस चीज से भी समस्या है कि देश का नागरिक ही इस देश में वोट डाले। चलिए मुझे बताइए फिर ऐसा क्यों है कि यूपीए के टाइम में 2.5 लाख से ज्यादा बाहर हो गए, उनको डिपोर्ट किया गया, फिर तो नागरिकता देते ना यहां पर। फिर ऐसा क्या था कि उन्होंने 2700 किलोमीटर की फेंसिंग कर दी, फिर वो नहीं करते, ओपन रखते उसको, चलिए डेमोग्राफी बदलते हैं, ये तो नहीं हुआ। आप क्या कहना चाह रहे हो विजेंद्र जी? मैं मतलब यूपीए के टाइम में अगर हम इस चीज को लेकर गंभीर हैं तो तार फेंसिंग होनी चाहिए थी। अगर हम इस चीज को लेकर गंभीर हैं तो जब यूपीए सरकार में, जिसके लिए कहा जाता है कि भाई तथाकथित वो उनको वहां का वोट बैंक बना चाहते हैं, अगर वो 2.5 लाख को डिपोर्ट कर सकते हैं तो फिर हमें तो मैक्सिमम को कर देना चाहिए था। देखिए फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए विजेंद्र जी, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं और दोनों को समझना जरूरी है कि एक तो जो ऑलरेडी फेंसिंग हो चुकी है और जो पार्ट में अब फेंसिंग हो रही है, उन दोनों की टेरेन्स में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा पार्ट आपको बताऊं कि ममता बनर्जी की जब से सरकार बनी है तो पिछले कुछ 10 वर्षों में ही ममता बनर्जी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत इसको अपना वोट बैंक में इंक्लूड करने की स्ट्रैटेजी शामिल करी है। उससे पहले बॉर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सर, आप ही बोल लो। तो बोले क्या? तो आप कहां बोलोगे? बॉर्डर ममता बनर्जी कहां आएगी? बॉर्डर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट में है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी का पेट दुख रहा है। अगर बांग्लादेशी भाग रहे हैं भारत से, भारत की धरती से भाग रहे हैं, आपका पेट दुख रहा है क्या? तो नहीं भेज रहे, बताइए ना आने से रोक रहे हो, आप बताइए, बाहर भेज रहे हो। आने से भी रोकेंगे और भगाएंगे भी। 11 साल हो गए, इसीलिए एसआईआर कब की गई थी? ये निर्णय कब लिया गया? आपस में भिड़ना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की शैलेंद्र गुर्जर जी, शैलेंद्र गुर्जर जी, मुझे बताइए, यूपीए ने क्या किया? शैलेंद्र गुर्जर जी, मुझे ये बताइए, बाहर से आने वाले लोग एसआईआर से रुकेंगे या तार फेंसिंग और सुरक्षा से रुकेंगे? किससे रुकेंगे? बिल्कुल विजेंद्र जी, आप किससे रुकेंगे? इत्तेफाक रखता हूं, फेंसिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, तभी रुका। लेकिन आज अगर ये कार्रवाई हो रही है और अगर डर के मारे वो जा रहे हैं तो इसमें और इंडिया मिलिट्री काउंसिल के सचिव अब्दुल लतीफ आरको साहब जुड़ गए। अब्दुल लतीफ साहब, कुछ तस्वीरें आ रही हैं सर पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से, जो बांग्लादेश से लगता हुआ बॉर्डर है। सैकड़ों की संख्या में, यूं कहूं कि उससे ज्यादा लोग अब बांग्लादेश वापस लौटना चाहते हैं। आपकी नजर में क्या ये सही है?
और क्या ये डर है एसआईआर का कि भाई यहां रहेंगे तो डिपोर्ट होंगे, उससे अच्छा है कि हम खुद ही चले जाएं? देखिए, ये जा रहे हैं, ये तो उनको या तो डर है, लेकिन इस मामले में हमारी जो सरकार है, उस सरकार ने ऐसे बॉर्डरों पर सील क्यों नहीं किया, वहां पर इस तरह की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की कि तो वहां से लोग यहाँ आए नहीं, और जो आ गए हैं उनको आज ही, जब ये एसआईआर हो रही है तब तो आपको उनको तो डर ही लगेगा, लेकिन आपको आज ख्याल आया है कि हम इसकी जांच करें। 11 साल तक क्या कर रहे थे? 11 साल में अब तक कई एक्शन हो सकते थे, या फिर क्या ये पॉलिसी रही है कि आपने नरम पॉलिसी रखी है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आकर के बच गए, या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इसकी हकीकत है? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आरको साहब, एसआईआर का वेलकम कर रहे हैं सर? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इलीगली अगर वहां से इधर की तरफ आकर बसेंगे और इधर क्राइम करेंगे तो सब बदनाम होते हैं। उस हिसाब से तो अच्छा है ना सर कि सब बाहर हो जाएं। उनको ये डर सता रहा है कि हमें बांग्लादेशी कर करके जो है जेल में डाल देंगे। तो क्या गलत है क्या सर? ये गलत है? बंगाल से आए हुए लोगों को गलत है क्या? बांग्लादेशी कह करके जेल में डाल देंगे। तो ये गलत है क्या? कल इंटरव्यू आया है उसमें। अरे भाई क्या गलत है क्या है? जो भारतीय होंगे उनको तो डर लगना नहीं, और जो बांग्लादेशी होंगे उनके अंदर ये डर होना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? अरे भाई, जो बंगाल के रहने वाले हैं वो बांग्लादेशी होंगे क्या? अरे जो बंगाल के अरे साहब बंगाल की बात नहीं हो रही है, जो बंगाल के हैं तो भारतीय हैं, आज वो जो बांग्लादेश के हैं वो भारतीय नहीं है। भाई ये सरकार जो है हमारे को बांग्लादेशी करके भेज देगी। आरको साहब जिस दिन आपको भेजे ना बताइएगा, मैं आपके समर्थन में खड़ा होऊंगा, क्योंकि आप असंभव बात कर रहे हैं और इस तर्क के साथ आप उनको सही नहीं ठहरा सकते जो बॉर्डर क्रॉस करके इधर आए हैं। हम सही नहीं ठहरा रहे, ये तो गवर्नमेंट फेल है। गवर्नमेंट ने ऐसा होने क्यों दिया? ऐसा होने क्यों दिया गवर्नमेंट ने? सही बात। अरे सर हो गया, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए था। देवेंद्र शास्त्री जी, तो हो गया तो अब देवेंद्र शास्त्री जी, क्या एक एसआईआर को सही तरीके से होने देना चाहिए और इसको वेलकम करना चाहिए कि भाई जो अपनी इच्छा से खुद जा रहे हैं, ये तो बहुत बेहतरीन है, अच्छा कदम है सर। हमें तो उनको भी ढूंढना है जो इलीगली रह रहे हैं और जो यहाँ के डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं, जो वोटर लिस्ट का हिस्सा होना चाहते हैं, हमें उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर बाहर करना है। इसका तो सबको वेलकम करना चाहिए। देखो विजेंद्र, अगर किसी तरह की वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण है तो वो तो स्वागत योग्य ही कहा जाएगा, उसको कोई भी गलत नहीं कह सकता है, क्योंकि ये तो एक तकनीकी पक्ष है जो कि आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दो एंगल से इसको मैं समझने की कोशिश करूंगा और मैं बाकी के पैनल के साथियों से भी कहूंगा कि आप सोचिए। देखिए, टीएन शेषन के आने के बाद जब एक इलेक्शन कमीशन वाकई अपनी एक्शन में आया तो उसके बाद दो टारगेट थे इलेक्शन कमीशन के पास। एक तो जो जनप्रतिनिधि का जो चुनाव है उसमें से धन का प्रभाव खत्म करना, मतलब पैसे के बगैर आप चुनाव नहीं जीत सकते, ये था। तो उसको उसकी लिमिटेशन बनाई गई कि भाई इतने से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, और आगे से आगे उसको ये कर दिया गया था कि भाई उसको और कम करना है। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये जनता का मैंडेट है, जनता को पता होना चाहिए कि उसने चुना है, उसका प्रतिनिधि कौन है। इन दो टारगेट पे माफ करना, मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है वो टोटल फेल है। वो न तो पैसे धन का प्रभाव खत्म कर पा रहा है, करने के बजाय धन का प्रभाव बढ़ गया है। और आज के दिन एमएलए का और एमपी का चुनाव जो है करोड़ों मतलब 50 करोड़ 100 करोड़ तक जा रहे हैं। आप सोचिए कहां पहुंच गया। दूसरी, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के बहुत सारी इस देश में आवाज उठी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पक्ष पर आम तौर पर फेल है और ट्रांसपेरेंसी का सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है। माफी के साथ में दूसरा एक और मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि आप जितने मुद्दे उठा रहे हैं एक और पॉइंट वो बहुत बेसलेस दूसरा है। जो बांग्लादेशी, अब ठीक है, बोलिए बांग्लादेशी और भारतीय वोटर की बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग इसको गलत एंगल से देखते हैं।
बांग्लादेश से कोई आपके यहाँ घुसपैठ करने वोट डालने नहीं आता है। वो आर्थिक माली हालत वहां बांग्लादेश में खराब थी तो बहुत सारे लोग रोजगार के लिए और आपके घरों में बर्तन साफ करने के लिए आते थे, लोग आतंक फैलाने बड़ी संख्या के लिए में आते थे और उनके पीछे कोई आतंकवादी भी आ जाता होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है। नहीं, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं, आज आप डिपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग अमेरिका से इलीगली जो रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है ये सर। तो आर्थिक मसला बहुत है। अच्छी बात है। इसको हम किसी विपक्षी पार्टी या पक्ष या विपक्ष के उस एंगल से देखते हैं। मैं समझता हूं ये हमारी पॉलिटिकल सोच गलत है। क्या कह रहा हूं, मेरा सिर्फ बेसलाइन प्रोग्राम है सर, एक ही बेस पे है कि भाई जो हो रहा है वो एसआईआर के जरिए एक ऐसी वोटर लिस्ट को तैयार करेगा जो सही है। इस पे जा ही नहीं रहा कि भाई कौन आतंकवादी घुस गया, कौन आर्थिक कमजोरी की वजह से घुस गया, मुझे लेना देना ही नहीं। ये वोटर लिस्ट किसने बनाई थी? क्या जनता ने बनाई? सारा का सारा बोझ जो है जनता के ऊपर है कि वाली वोटर लिस्ट सही करनी है और ऊपर से ट्रांसपेरेंसी नहीं करनी है और इलेक्शन में से पैसे का प्रभाव नहीं खत्म करना है, लेकिन वोटर गड़बड़ है। वोटर के ऊपर ही सारा का सारा दबाव है। ये अभी आपके पास आया क्या सर? बैंक यूज करते हैं सर? आप बैंक यूज करते हैं क्या? एक सेकंड, बैंक यूज करते हैं देवेंद्र शास्त्री जी? बैंक तो यूज करते होंगे ना? हर साल 1.5 साल में केवाईसी अपडेट होती है। हाँ, तो अब इसको शोषण कहेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए दोषी कौन कहेंगे? क्या दोषी? इलेक्शन कमीशन है सर। आप उसी ने बनाई हुई है लिस्ट, उसी की लिस्ट है, उसी के लोग बनाते हैं। वो इसके लिए दोषी कौन है? इलेक्शन कमीशन है। सर मान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन से त्रुटि हो गई, राज्य सरकारों के विजेंद्र जी एक अधिकारियों के सहयोग से बनाता है। सब गलत है भाई। इलेक्शन कमीशन से कैसे त्रुटि हो गई? आज तक ये था ही नहीं। आज तक ये था क्या? जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास 2-4 और डॉक्यूमेंट है, वो वहां रेजिडेंशियल प्रूफ के साथ, क्या रेंटेड प्रूफ के साथ अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेता है। आज तक था ही नहीं है प्रोसेस। मैं 1 मिनट पहली बार हो रहा है, उसमें कहां से जिम्मेदार हो गए? बोलिए सर, बोलिए, आप भी बोलिए। नहीं, पूरी बहस में मैं जो आपका जो मामला अवैध प्रवासियों का चल रहा है, बेसिकली एसआईआर नागरिकता का मुद्दा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन 50 बार कह चुका है। नागरिकता की बात ही 50 बार कह चुका है। एसआईआर में कोई नागरिकता जांची जा रही है? ये बात नागरिकता जांची जा रही है क्या? आप बताइए। एसआईआर तो एक शुद्धिकरण है कि ताकि वोटर लिस्ट में पात्र लोग जो है, पात्र लोग हैं वो उसमें रहे, अपात्र जो है उसमें नहीं रहे। सिंपल सा लॉजिक है। यादव जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या सर कि भाई जो भारत का नागरिक है नहीं डालेगा, वही तो डालेगा, नागरिक नहीं है डालेगा वोट। अब इसमें नागरिकता का कहां से देना? बाय डिफॉल्ट ऐसा नागरिकता। एक सेकंड, एक छोटी सी बात है। एक मिनट, बोलिए 40 सेकंड में बोलिए। देखिए, ये जो आप कह रहे हो कि उसके डर से भाग रहे, ये सवाल नागरिकता का नहीं है। देखिए, नागरिकता के 2 सवाल है। सीएए के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? बाहर के देशों के जो अवैध प्रवासी है, फिर गलत राहुल गांधी जी की बातें नहीं करें। तीसरी बात, पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी जी की तरह उलझुल बातें नहीं करें। प्रोफेसर आप बताइए, ये है क्या? नागरिकता छीनी जा रही है। सीएए जो प्रताड़ित हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं, हमारे आसपास जो प्रताड़ित हैं, ऐसे नहीं समझ में आता। एकलव्य जरा बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर 35 से क्या कह रहा था जिसको डिसोल्व किया गया? भाई अगर उनको ये लग रहा है, नहीं, उनको अगर ये लग रहा है कि आज अगर शोषित अल्पसंख्यक बाकी देशों के यहाँ कर शरणार्थी हो जाए, उनमें उनको ऑब्जेक्शन है। 35 से क्या कह रहा था जम्मू कश्मीर में डिसोल्व होने से पहले? विजेंद्र जी एक सेकंड, एक छोटा सा पॉइंट है बस, मैं आपको बताऊं इसका एक ना, इस पूरी एसआईआर का लीजिए, मुझे फिर बाद में लीजिए। एक है सीए, दूसरे है एनआरसी। सीए से किसकी नागरिकता जा रही है? एनआरसी। किसकी नागरिकता जा रही है बताइए? स्टेट में हुई विजेंद्र जी, आप आगे मत बढ़िए, पहले बताइए सीए से किसकी नागरिकता जा रही है? बताइए। सीए से दूसरे अवैध प्रवासी है। कौन अवैध प्रवासी? कौन अवैध प्रवासी? कौन अवैध प्रवासी? हिंदू अवैध हो रहे हैं जो बाहर से शोषित कौन अवैध प्रवासी बताइए? आप डिफाइन करिए ना, स्पष्ट कीजिए। हिंदू और कौन है? आपकी राजनीति कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे अल्पसंख्यक जो पीड़ित है, आपको अगर डेफिनेशन ही नहीं है तो आप बहस करने कैसे आ गए? अल्पसंख्यक जो रह रहे हैं, पीड़ित होता है, चाहे वो पीड़ित का कोई धर्म थोड़ी होता है। भारत में आने का कोई धर्म होता है क्या?
धर्म देख के पीड़ित करोगे क्या यादव जी, ये धर्म अभी देख तक के तो आतंकवाद का भी धर्म नहीं होता था, अब आप कह रहे हो पीड़ितों का भी धर्म हाँ, नहीं। तो पीड़ितों का जो कोई धर्म- अपने देश में पीड़ित हो सकते हैं, पीड़ितों का धर्म होता है अपने क्या? देश में पीड़ित हो गए, पीड़ितों का धर्म होता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे भाई ईरान मैं आपसे जाए, पूछ रहा हूं। सीरिया जाए, पीड़ितों का तुर्की धर्म होता है क्या? अफगानिस्तान जाए, पीड़ितों का धर्म सऊदी होता है अरब क्या? जाए, अरे उनके यूएई लोगों को जाए, वहां कर दिया, उज्बेकिस्तान पीड़ित होता जाए, है। तजाकिस्तान जाए, पीड़ित और होता गिनाओ है। क्या सर में? आप पीड़ितों का और धर्म बताइए, देखेंगे। हिंदू कहां जाए कल इसके आप अलावा? देखेंगे कि इसकी समस्या अरे है, भाई, हिंदू कहां ये जाए? एक्सीडेंट हुआ, इसके खिलाफ ये हुआ, पीड़ितों का धर्म नहीं होता है, पीड़ित होता है। दूसरा मैं सवाल भारत उठा का रहा हूं। पीड़ित है सर। हाँ, भारत नहीं। के बाहर का नहीं। बहुसंख्यक कैसे आप पीड़ित हो देखिए, गया? देखिए कैसे पीड़ित हो गया वहां का बहुसंख्यक? मैं ये कह रहा सर हूं, किसी पीड़ित मुस्लिम होता है, पे चाहे कहीं इस्लामिक का भी देश हो। कैसे धर्म के आधार कहीं का पर भी हो। विश्लेषण करेगा? पीड़ित होगा, पीड़ित का धर्म चलिए, नहीं सीबी होता। यादव जी, ये भी सामने आ गया भाई। और दूसरी चीज, ये भी सामने आ गया कि दूसरी एनआरसी चीज। से इसलिए समस्या हुई, सीए से इसलिए NRC समस्या हुई NRC का कि मुद्दा आसपास देखिए। के जो केवल मुस्लिम असम राष्ट्र के हैं, भीतर वहां से NRC करवाई डेलिबरेटली या असम में डेमोग्राफी NRC चेंज करवाई करने के लिए आकर 19 उसका लाख लोगों में विरोध से हुआ, उसको 12 लाख बाहर हिंदू किया, पाए गए, उसके इसलिए माध्यम समस्या से है कांग्रेस को। अवैध नागरिकता। विजेंद्र जी NRC इतनी देर का से रिजल्ट बोल ही पता जा है रहे क्या? हैं, एक मिनट, इतनी मुझे देर से प्रोग्राम बोल रहे close ही हैं, करने, दूसरों बोलिए, की भी बोलिए, बातें निकले सुन ले। देखिए विजेंद्र जी, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक एस्पेक्ट भी है, और वो ये है कि ये जो बीजेपी जो पार्टी है ना, इसके साथ एक समस्या मैं है एक सवाल कि पूछ जब रहा ये हूं। एक सेकंड एक सर, मिनट इतनी से भी देर से आप एक- बोल रहे थे, इसके साथ एक समस्या है, जब भी ये जीतती है ना तो ये अपनी 56 इंच की छाती ठोकने लगती है, परंतु जब ये हारती है तो वो इसकी कई बार ताकत बनती है, वो चिंतन मंथन विश्लेषण सब करती है। और मेरे हिसाब से बीजेपी ने पाया कि वेस्ट बंगाल में जो 2022 में 24 में जो उनकी हार हुई, उन्होंने देखा कि एक गैर कानूनी एस्पेक्ट की वजह से वो हार रहे थे वहां और वो पे। क्या है? वो ये है कि जो नागरिक ही नहीं है इस देश के, वो वोट डाल रहे थे दूसरी पार्टी के फेवर में। तो उसका क्या तरीका था? आप एसआईआर ही तो आप समझ करोगे। नहीं रहे क्लब है तो भाई 11 साल से उनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया? भाई क्यों नहीं 11 किया? साल से किसी और की सरकार थी क्या? विजेंद्र जी आप एक सेकंड तो सुनिए, कैसे डिपोर्ट करते? कोई प्रक्रिया तो होगी ना। जब एनआरसी होता है तो उस पर रोक लगा दी जाती है। हमारे देश एक पूरा मतलब जो विपक्षी ठीक है, अलायंस तो आप है ये वो कह रहे मिलकर हैं उस कि पर रोक लगाता आप है। ये कह रहे हैं एसआईआर पहला चरण है, उसके बाद सीए होगा, फिर एनआरसी होगा, और एनआरसी के बाद क्लोज हो जाएगा। सीए हो चुका है, लागू हो गया है, भारत में लागू है लेकिन CAA। देखिए विजेंद्र जी, एसआईआर का ऑब्जेक्टिव भले ही ये नहीं हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट इससे जो डेटा क्रिएट होगा वो हमारी सिक्योरिटी है। एजेंसीज को देना तो महत्वपूर्ण है ही चलिए, ना। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र जी, सीबी यादव जी, एकलव्य जी और देवेंद्र जी और अब्दुल लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सिंपल लाइन है, जो भारत का नहीं है वो भारत में वोट नहीं डाल सकता, और जो भारत का नहीं है उसको कोई सरकार हो उसे भारत से बाहर करना ही चाहिए, बशर्ते वो दूसरे देश का अल्पसंख्यक पीड़ित ना हो जो यहां शरणार्थी के तौर पर शरण ले रहा है। और जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो ये बता रहा है कि वहां बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अब डर सता रहा है कि उनको पहचान कर बाहर ना कर दिया जाए, इससे पहले वो खुद ही बाहर हो रहे हैं, और इसका वेलकम होना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ये भारतीय नहीं है, ये ममता बनर्जी इनको दामाद बना के रखे।